नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पुष्प के मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, पुष्प के जो नर युग्मकों का निर्माण होता है उसको हम अ, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरह जो मादा युग्मक होते हैं उनका जो निर्माण होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द से ही समझ में आता है, गुरु बीजाणु के आगे जनन लिखा है, तो गुरु बीजाणुओं का जनन होना। या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब भी यही होता है, जनन होना, किसी भी चीज का बनना। तो किसका मेगास्पोर का जो बनना होता है उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो चीज है आपको समझ में आ गई होगी कि गुरु बीजाणुओं का परिवर्धन जो होता है या विकास होता है उसी को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होती है। लास्ट वीडियो में हमने बीजांड की या ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी। तो ये जो प्रोसेस होती है ये बीजांड के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांड काय की एक अधोस्तरीय कोशिका, बीजांड काय की एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होगी, जो कि प्रपसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल जिसको हम कहेंगे। यह कोशिका विभाजन द्वारा प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद में ये दोनों कोशिकाएं हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका केवल एक या दो बार विभाजित होगी, जबकि जो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका होती है यह सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से यहां पर 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। जो 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनेंगी वो इस तरह। अब यहां पे जो 4 गुरु बीजाणु कोशिका बनेगी, इनमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। ये जो 3 कोशिकाएं ये नष्ट हो जाएगी। बाकी बची एक कोशिका जो है ये क्रियाशील रहेगी। और ये जो कोशिका है इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। अब देखिए यहां पर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनी। 4 कोशिकाओं में से यहां पर 3 कोशिकाएं जो थी वो नष्ट हो गई, बची एक कोशिका। अब यही कोशिका आगे इसमें विभाजन होगा। कौन सा विभाजन है यहां पर? समसूत्री विभाजन। याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा इससे 2 कोशिकाएं बनेगी। फिर वापस से इसके अंदर इन दोनों कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होगा। इस तरह से यहां पर फिर से दोनों कोशिकाओं से 2-2 कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर एक बार फाइनली इसमें और भी समसूत्री विभाजन होगा और इस तरह से यहां पर हमें कोशिकाएं जो प्राप्त होती है वो होती है उनकी संख्या 8 कोशिकाएं। कितनी? 8 कोशिकाएं हमें यहां पर प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में जो भ्रूणपोष के अंदर 8 कोशिकाएं प्राप्त होती है। आइए सारी प्रक्रिया को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं किस तरह से पूर्ण होती है। जैसे कि आपने देखा कि जो फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, उसकी कुछ इस तरह की संरचना होती है और उसके अंदर ही क्या होता है? बीजांड होता है। अब देखिए ये जो पुष्प है ये इसका वर्तिकाग्र है, वर्तिका, और ये इसका ओव्यूल, अंडाशय। और अंडाशय ओवरी, अंडाशय के अंदर कई सारे ओव्यूल होते हैं। इन ओव्यूल के अंदर ही गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये इस तरह से इसके अंदर कई सारे
ओव्यूल होते हैं और इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए अब इसमें से हम एक ओव्यूल लेते हैं, उसके अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर का वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना सिखाया था, किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ये इस तरह से, फिर इसके बाद में हम सेकेंड लेयर इस पर यूं इस तरह से बना देंगे। इस तरह से करके हमारा एक ओव्यूल बन जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा ओव्यूल बना रहा हूं, बाकी लास्ट क्लास में हमने देखा इसकी संरचना किस तरह होती है। तो ये जो बीजांड है इसके अंदर क्या होगा, बीजांड का है, इसके अंदर एक अधोस्तरीय कोशिका है। यहाँ पे एक अधोस्तरीय कोशिका है जो कि क्या होगा, आकार में बड़ी होकर के कौन सी सेल बनाएगी, प्रपसु कोशिका। अब ये क्या होगी, ये कोशिका धीरे से बढ़ेगी, आकार में बढ़ेगी और किस चीज का निर्माण करेगी, आर्किस्पोरियल सेल का। किसका, आर्किस्पोरियल या प्रपसु कोशिका, प्रपसु कोशिका। ठीक है, इस वाली कोशिका प्रपसु कोशिका का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो प्रपसु कोशिका है इसमें विभाजन होगा एक बार, और विभाजन के द्वारा यहां पर दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा। कितनी कोशिकाओं का, दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा। एक होगी भित्ति कोशिका और एक होगी दूसरी, एक तो होगी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए आगे क्या होगा, जो भित्ति कोशिका इसमें एक या दो बार विभाजन होगा। भित्ति कोशिका में एक या दो बार विभाजन होगा, बाकी उसके बाद में उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। जबकि जो दूसरी कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये आगे चल करके सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करने लगती है। किसका कार्य करने लगती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो अब हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं इसको। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हो गई एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्राथमिक भित्ति कोशिका के अलावा जो दूसरे हमारे पास में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है वो सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। तो ये हो गई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल मात्र कोशिका। ये अब ये जो कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब मैं सिर्फ आपको इतना वाला पार्ट इसी को लेके बना रहा हूं, बार बार पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं। इसके बाद में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। चलो बना लेते हैं, जरा सा टाइम लगेगा उसमें। और ये चार कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। इससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिकाएं बनेगी हमारे पास में, चार कोशिकाएं। किसके द्वारा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से फिर बनेगी चार कोशिकाएं हमारे पास प्राप्त होंगी। ठीक है, ये चार कोशिकाएं जो होती है इनमें से स्टार्टिंग की तीन कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो जाती है या अक्रिय रहती हैं, किसी प्रकार का इनका कोई कार्य नहीं होता है और धीरे धीरे से ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर बचती है हमारे पास में सिर्फ एक कोशिका, एक कोशिका बचेगी। इस कोशिका में अब आगे चलकर के बार बार समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। अब जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इसके द्वारा
आगे मैं इसको यहां से हटा देता हूं। यहीं से ड्रॉ करते हैं इसको। यहां पर एक कोशिका हमारे पास में है, तीनों कोशिकाएं ये नष्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा यहां पर वापस से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब इन दोनों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने से पहले क्या होगा? एक जो कोशिका है, एक चली जाएगी यहां पर निभाग की तरफ, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम निभाग कहते हैं, और दूसरा जो है इधर बीजांड द्वार की तरफ चली जाएगी। तो पहले तो देखते हैं किस तरह ये वहां पे पहुंचती है। ये देखिए, यहां पर एक ऊपर पहुंच जाएगी और एक नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ पहुंच जाएगी। फिर अगेन इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा अब कोशिकाओं की संख्या यहां पर हो जाएगी 4। यहां पर कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 2 कोशिकाएं निभाग की तरफ और 2 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ। अब यहां पर एक बार और समसूत्री विभाजन होगा और इस तरह से यहां पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, कोशिका की जो संख्या है वो हो जाएंगी 8। 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। अब इस तरह से करके यहां पे 4 कोशिकाएं बनती है भ्रूण कोश के अंदर। इसके बाद में यहां पर जो होना रहता है प्रोसेस, वो होती है इन कोशिकाओं का अरेंजमेंट। इन कोशिकाओं का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। ये रहा भ्रूणपोष। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका कुछ इस तरह से व्यवस्थापन या अरेंजमेंट होगा। इसमें से दोनों तरफ से एक एक सेल आएंगी और यहां बीच में आकर के केंद्र में यहां आ जाएंगी और दोनों एक साथ एक सेल बना देगी, कंप्लीट सेल बना देगी। और उसमें 2 केंद्रक हो जाएंगे। कितने केंद्रक हो जाएंगे? यहां पर 2 केंद्रक या 2 सेल हो जाएंगी। और इनमें से फिर 3 कोशिका नीचे की तरफ रह जाती है। इन 3 कोशिकाओं में नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं इनको हम कहेंगे सहायक कोशिका, और एक बीच में रहेगी यहां पर अंड कोशिका। कौन सी कोशिका रहेगी? अंड कोशिका। यही गुरु बीजाणु होता है। यहां पर देखिए ग्रीन कलर से मैं इसको बना रहा हूं, अंड कोशिका या एग सेल। बाकी 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ इस तरह से, यहां पर 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ, 2 कोशिकाएं बीच में। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन बिटवीन? 2 सेल्स। इस तरह से करके यहाँ पे कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है भ्रूण कोश के अंदर। इनके नाम देख लीजिए। हमने जब बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो वहां पे भी इन सारी कोशिकाओं को हमने इनके नाम लिखे हुए वहां पे। सबसे ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। बीच में द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियई, और
इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है यही है अंड कोशिका। विच सेल इज दिस? अंड कोशिका, एग सेल। और इसके नीचे दो कोशिकाएं हैं, ये इन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स। सिनर्जिड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। आशा करता हूं ये दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से करके मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है ये मेगास्पोर के फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि जो गुरु जनन के समय में बीजांड काय में एक कोशिका होती है जिसको हम अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। वो आकार में बड़ी होगी और आकार में बड़ी होकर के प्रपसु कोशिका का फॉर्मेशन करेगी। प्रपसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करेगी। आर्किस्पोरियल सेल विभाजित होगी और विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, भित्ति कोशिका तथा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। अब सॉरी, बीजाणुजन कोशिका, भित्ति कोशिका तथा बीजाणुजनन कोशिका। ये बीजाणुजनन कोशिका यही बस आगे काम करेगी, मतलब आगे जाके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करेगी। मेगास्पोर मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। फिर इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, जैसे कि गुरु बीजाणुजनन मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं बनी। 4 कोशिकाओं में से ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, इनका कोई कार्य नहीं है। सिर्फ एक कोशिका यहाँ पर एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी और ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होकर यहाँ डबल हो गया। ये दोनों कोशिकाएं फिर से समसूत्री विभाजन करके 2-2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से इससे 4 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, फिर यहाँ फिर से समसूत्री विभाजन, 4 से यहाँ पर 8 कोशिकाएं बन जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डबल हो गया था, इसको थोड़ा सा। तो इस तरह से यहाँ पर 8 कोशिकाएं बनती है। जो भ्रूणपोष होता है 8 कोशिकाओं वाला होता है, 8 कोशिकाओं वाला हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाली कोशिका प्रतिमुख कोशिकाएं, ध्रुविक केंद्रक, जहां पर कि इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और यहाँ पर फिर जो इसका मेन जो हम गुरु बीजाणु है वो ये है अंड कोशिका, और उसके नीचे जो कोशिकाएं होती है इनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं होती है। जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से यदि देखा जाए, गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहां पर आपने देखा कि मादा युग्मक का फॉर्मेशन हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब यहां पर हमने देखा, लास्ट वीडियो हमने देखा था कि वहां पे लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो गया था या नर युग्मक का फॉर्मेशन हो गया था, और आज हमने देखा यहां पर गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों का जब संलयन होगा तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन या निषेचन रहेगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या होता है निषेचन में? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की घटना को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
देखा हमने यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक हमारे पास में अब हमने पढ़ लिया है। तो अब इनका संलयन होना जरूरी है, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और तब जाकर के भ्रूण का निर्माण होगा। तो किस तरह होगा? पुष्प की संरचना आपने पढ़ी है। यहाँ पर पुष्प के दोनों भाग बना करके दिखाऊंगा जो कि लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं। पुमंग और जायांग दोनों इस तरह से, ये वाला जो भाग है पुमंग और ये वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे जायांग। अब देखिए पुमंग के अंदर, इसके अंदर जो नर युग्मक हैं वो बन चुके हैं, लघु बीजाणु, कई सारे लघु बीजाणु इसके अंदर बन चुके हैं, और जायांग के अंदर गुरु बीजाणु बन चुके हैं। मतलब हमने ये पढ़ लिया है। अब जब इतनी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये इसके अंदर कई सारे बीजाणु थे जिनके अंदर गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होता है कि किस तरह से प्रोसेस पूर्ण होती है? जब नर युग्मक जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद में जो पराग कोष है, जो इसका पराग कोष है, ये बस्ट हो जाता है। इसमें प्रस्फुटन होता है। प्रस्फुटन के द्वारा यहाँ से जो पराग कण है ये यहाँ से स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित या ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएंगे? पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जिसको बोलते हैं परागण। जब जो नर युग्मक है उसका मादा युग्मक तक पहुंचना, मादा युग्मक के मादा भाग जो होता है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है इसको हम कहते हैं परागण। परागण 3 प्रकार का होता है। पर परागण और परागण 3 प्रकार का होता है। पर परागण, स्वपरागण और कृत्रिम परागण। स्वपरागण मतलब उसी पौधे के उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पर परागण में इस पुष्प का जो मेल गेमिट है किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। और जो कृत्रिम परागण होता है इसमें यह प्रक्रिया इंसानी हस्तक्षेप के द्वारा संपूर्ण होगी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी स्वपरागण की जो प्रोसेस, उसके द्वारा हम जानेंगे यहाँ पर किस तरह से इसके अंदर परागण की प्रोसेस होती है और किस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ से जब ये परिपक्व होने के बाद में इसमें जब जो नर युग्मक है, मेल गेमीट जो होता है, यहाँ पर पहुंचेगा पुष्प के वर्तिकाग्र पर। पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंच जाता है तो यहाँ से ये अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है। जो इसका परागकण है ये है, अंकुरित होना प्रारंभ हो जाएगा और इसके अंदर जो केंद्रक है वो डबल हो जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है 2 हो जाता है। परागकण अंकुरित होते हैं और जनन केंद्रक जो होता है 2 नर युग्मक में बदल जाते हैं और यहां से पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका का निर्माण होगा और ये आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी ये बीजांड है। ये इस तरह से पुष्प में यहाँ पर जुड़ा रहता है। ठीक है। अब जब यहाँ से पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है तो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए देखिए अब पराग नलिका जो होती है इसका प्रवेश करने का जो है, प्रवेश करने के आधार पर इसको
अलग अलग नाम दिए गए। यदि ये बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसको पोरोगेमी कहते हैं। यदि पराग नलिका यहां से इस जगह से प्रवेश करेगी तो इसको हम कहेंगे पोरोगेमी। क्या कहेंगे? पोरोगेमी। याद रखना, इस शब्द को पूछा जा सकता है। यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसको हम पोरोगेमी कहेंगे। और यदि निभागी भाग से प्रवेश करती है तो उसको हम कहेंगे चलाजागेमी। याद रखना है शब्दों को कि पराग नलिका जब यदि यहां से प्रवेश करती है, ये वाले भाग से, यहां पर जो होता है इसको हम चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चलाजा या निभाग। यहां से यदि पराग नलिका प्रवेश करेगी इधर से, यहां से सीधे ना जा करके, इधर से मुड़ के ना जा करके सीधे यदि यहीं से प्रवेश करती है तो इसको हम कहेंगे चलाजागेमी। लेकिन यहां से भी कहां से प्रवेश कर रही है? बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार से ये प्रवेश कर रही है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं पोरोगेमी। और एक और होता है कि अध्यावरण से होते हुए सीधे यहां से दोनों के बीचों बीच से जब प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी। इन तीनों शब्दों को याद रखना, मीजोगेमी, पोरोगेमी तथा चलाजागेमी। चलाजागेमी। इस तरह से करके तीन शब्द पूछे जा सकते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि पराग नलिका बन चुकी है। पराग नलिका बनने के बाद में क्या होगा कि इसमें जो नर युग्मक हैं, इन दोनों में ये इसका जो केंद्रक है आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। दोनों केंद्रक साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह से पराग नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? बीजांड द्वार तक पहुंचेंगे। और बीजांड द्वार से फिर पहुंचेंगे भ्रूण कोश के अंदर। जब ये भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेंगे, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखाता हूं आपको। ये स्ट्रक्चर है बीजांड का। और भी ये लीजिए, इस तरह से यहाँ पर 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ और बीच में पोलर न्यूक्लियस। इस तरह से बीजांड की संरचना है। अब यहाँ पर आपने देखा ये पूरा जो पुष्प है उसकी संरचना देखिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ से पराग नलिका चली हुई है, बन करके अंकुरित होकर के कहाँ से प्रवेश करेगी? ये बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। कौन? पराग नलिका। जब पराग नलिका यहाँ से प्रवेश करती है तो इसके साथ में 2 परागकण लेकर के आती है। और ये परागकण यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो पहले एक जो परागकण है इसके अंड कोशिका के साथ में संलयन करेगा। किसके साथ में? अंड कोशिका के साथ में संलयन करेगा। और संलयन करके द्विगुणित युग्मक का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? द्विगुणित युग्मक का। एक यहां से जो नर युग्मक है इसके साथ में फ्यूज होगा जो कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। इसी को युग्मक संलयन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? युग्मक संलयन। संलयन। इससे क्या बना? द्विगुणित भ्रूण। द्विगुणित भ्रूण। ठीक है। कब बना? जब यहां पर एक जो नर केंद्रक था वो मादा के अंड कोशिका के साथ में संलयित हुआ तो इससे क्या बना? द्विगुणित भ्रूण बना। जबकि जो दूसरा वाला केंद्रक था जो बीच में पोलर निकली है, यहाँ पे पहले से 2 केंद्रक मौजूद है, याद रखना। इनके साथ में जब फ्यूज करेगा तो यहाँ पर केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? केंद्रकों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? केंद्रकों की संख्या 3। क्योंकि 2 यहाँ पे पहले से मौजूद थे और एक जो मेल गेमीट है उसका केंद्रक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो केंद्रकों की संख्या है वो कैसी हो जाएगी? 3। और ये संलयन करके प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक
भ्रूण पोष केंद्रक, भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है कंप्लीट होती है पुष्पी पादपों में। अब यहाँ पर एक चीज है याद रखने वाली कि यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया है 2 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। कितनी बार? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर 2 बार हो रही है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ ध्रुवी केंद्रक है, उसके यहाँ पर 2 केंद्रक हैं और एक केंद्रक जो है आता है मेल युग्मक। ठीक है, मेल गेमेट यहाँ पर आता है। इस तरह से यहाँ पर केंद्रक की संख्या जो हो जाती है वो होती है 3। जब ये तीनों केंद्रक आपस में मिलकर के संलयित होते हैं तो इसको हम कहते हैं त्रिक संलयन। क्या कहेंगे इसको हम? त्रिक संलयन। याद रखेंगे इसको, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है 3n होता है, जबकि जो भ्रूण होता है द्विगुणित होता है या 2n होता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर है लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका यहाँ पर। और पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है इसी तरह से कंप्लीट होता है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर इसी तरह से कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।